Hello बच्चों, welcome to the brand new lecture of your favorite channel Conceptual Learning. So आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नीट का जो 2020 का पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशंस के बारे में। अब ये पेपर सॉल्यूशन समझना क्यों जरूरी है या पेपर सॉल्यूशन के अंदर एक एक क्वेश्चन के बारे में बारीकी से सोचना क्यों जरूरी है? यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम आने वाले सालों में नीट देने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पेपर के पैटर्न कैसे होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन टॉपिक्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा स्कोर लाए। तो इसीलिए पेपर का एनालिसिस, पेपर के पर क्वेश्चन के बारे में सोच बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा सेक्शन जो कि है पेपर सॉल्यूशन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है? ये कहता है द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड स्फीयर्स जिनका रेडियस दे रखा है R1 एंड R2, जहां पे R1 की वैल्यू कितनी है 1.5 R2 थ्रू 1 केल्विन द रेशियो। अब हमें क्या पता है कि जो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड है तो हीट रिक्वायर्ड क्या होती है ms डेल्टा टी, करेक्ट। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 1 केल्विन होनी चाहिए और R1 R2 के बारे में कुछ कुछ दे रखा है। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया? कैन वी राइट डाउन कि भाई डेल्टा Q जो होता है वो होता है क्या? वो होता है m इंटू s इंटू डेल्टा टी। और क्या मैं लिख सकता हूं कि भाई मास तो होता है क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई r क्यूब होगा इसका, बताएं भाई। यानी क्या मैं लिखूंगा डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2। अब क्योंकि दोनों के दोनों किसके बने हैं? कॉपर के बने हैं तो डेंसिटी सेम होगी, तो डेंसिटी खत्म हो गई। बचा क्या 4/3 पाई इज अ कांस्टेंट, वो भी खत्म हो गया। r क्यूब, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे R1 अपॉन R2 का होल क्यूब, ठीक है ना, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी भी खत्म हो गया तो R1 की वैल्यू कितनी है 1.5, तो क्या ये 3/2 का होल क्यूब होना चाहिए। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 27/8। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना एकदम क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो क्या हमारा आंसर आ गया? ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा एंड ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। हेंस द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड। अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि जब मैं बोहर्स मॉडल की बात करने वाला हूं तो बोहर्स मॉडल के अंदर मुझे पता होना चाहिए कि कौन किस टाइप का एटम होता है। ये होता है आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन एटम टाइप का होता है, न्यूक्लियस एंड 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या सिंगली आयनाइज्ड नियन एटम के अंदर ऐसा होता है क्या? बताइए भाई, क्या सिंगली आयनाइज्ड नियन एटम के अंदर ऐसा होगा क्या? नहीं, यहां पे तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, तो भाई ये तो बोहर मॉडल को फॉलो नहीं करेगा। हाइड्रोजन एटम बिल्कुल करेगा, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम ये भी करेगा क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास भी सिंगल एटम हो जाएगा और बाकी हमारे पास क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस हो जाएगा। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये होगा, ये होगा एंड ये होगा। तो हेंस द करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन 1। आई होप ये समझ में आया है सबको। अगर समझ में आया है तो लेट अस प्रोसीड फर्दर और आगे बात करते हैं हम लोग द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ अ 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंसेस। जब मैं एनर्जी इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं तो यहां पे मुझे इस मास को एनर्जी में बदलना है और अगर मुझे इसको एनर्जी में बदलना है तो क्या इसको मैं कह सकता हूं इतना मास डिफेक्ट होगा और आइंस्टीन्स इक्वेशन जो थी E इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर वह यूज कर सकता हूं। सो कैन आई राइट डाउन कि भाई एनर्जी जो होती है वो होती है डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, जहां पे इसकी वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4 kg में आएगी है और c की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। सो कैन आई राइट डाउन दिस कम्स आउट टू बी 45 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया भाई? ये हो गया 12 जूल। इसको थोड़ा सा और ढंग से ऑप्शन से मैच कराता हुआ लिखूं तो क्या ये आ जाएगा इतना? देख लीजिए भाई फटाफट। अगर इतना समझ में आ गया तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा और बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे और इसी के साथ हम मूव कर सकते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड फॉर द लॉजिक सर्किट शोन द ट्रुथ टेबल इज। अब ट्रुथ टेबल की बात करी जा रही है तो ट्रुथ टेबल कैसे निकालेंगे हम लोग, सोच के देखें एक बार। सो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से जो भी आया होगा वो होगा A बार
और यहां से जो भी आया होगा वो होगा बी बार, और यहां से जो निकला होगा वो कितना निकला होगा बच्चों, ए बार प्लस बी बार का होल बार, विच इज इक्वल टू, क्या मैं कह सकता हूं, ए बी बार बार। अभी तो गाना टाइप का बन गया। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a डॉट बी। तो क्या यहाँ पे एंड बन गया, और अगर एंड बन गया तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई एंड वाले में ये तो नहीं होगा, ये 0 0 के साथ होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा और ये वाला नहीं होगा। हेंस एंड गेट तो मेरे को दिख रहा है सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, और क्योंकि सेकंड ऑप्शन में आ रहा है तो ये सही हो जाएगा। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अब ये हमारा आता है वेव ऑप्टिक्स के। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी मैं बात करने वाला हूं आपके नीट एग्जामिनेशन में, तो ये यंग्स डबल स्लिट के अंदर भी एक या दो स्पेसिफिक चीजें पूछी जाती है। जैसे कि क्या, जैसे कि फ्रिंज विड्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी या निकाल ली जाएगी, या फिर फ्रिंज विड्थ के अंदर क्या वेरिएशन आते हैं बेस्ड ऑन लैम्डा, बेस्ड ऑन कैपिटल डी, बेस्ड ऑन स्मॉल डी, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन कहता है कि YDAC के अंदर सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेस इज हाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेस इज डबल। हमें बताना है फ्रिंज विड्थ। तो क्या मुझे पता है कि जो ये फ्रिंज विड्थ होती है, ये जो फ्रिंज विड्थ होती है, इसको मैं लिखता हूं बीटा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। क्या ये लिखता हूं क्या, फटाफट देखें भाई इसको। अगर आपको समझ में आ गया कि ये लिखता हूं, तो यहां पे मुझे क्या कहा गया, यहां पे मुझे कहा गया डिस्टेंस बिटवीन, सेपरेशन बिटवीन देम इज हाफ। सो डी क्या करा, आधा कर दिया। इसका सिमिलरली कैपिटल डी को क्या किया, डबल कर दिया। सो कैन आई राइट डाउन नया बीटा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2d अपॉन d/2। सो क्या ये तो हो गया 4 गुना पुराने वाले लैम्डा से। बताइए भाई, अगर ये 4 गुना हो गया तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, इट बिकम्स 4 टाइम्स। बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए। और अगर ये गलत हो गए तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं और बात कर सकते हैं स्क्रू गेज। एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछता है नीट। क्या करता है ये, एक्सपेरिमेंटल जो चीजें होती हैं, जैसे जेई के अंदर तो काफी इंपॉर्टेंस रखता है ये एक्सपेरिमेंट वाले, बट उतना ही इंपॉर्टेंस नीट में रखता है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, सीबीएसई पे फोकस करा जाता है। सीबीएसई पे अगर फोकस करोगे तो भाई एक्सपेरिमेंट्स कहां जाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स भी तो यहीं आएंगे। क्वेश्चन कहता है स्क्रू गेज है, ठीक है। स्क्रू गेज कैसा होता है पता है ना, has a least count of 0.01 mm and there are 50 divisions on circular scale। ठीक है भाई, सो हमें क्या बोला गया कि लीस्ट काउंट जो है that is equal to 0.01 mm, और जो डिविजन्स हैं वो कितने हैं, वो है 50 डिविजन्स। क्या इतना समझ आया। अब क्या बोलता है, पिच निकालो स्क्रू गेज की। अरे भाई, पिच निकालना कौन सी मेहनत का काम है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। क्या पता है भाई, कैसे निकालेंगे। सो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पिच होती है वो होगी, अरे भाई कितने सर्कुलर डिविजन्स है, 50 इनटू लीस्ट काउंट कर दो। सो क्या मैं कहूंगा लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर डिविजन्स। क्या ये सही है। तो लीस्ट काउंट कितना है 0.01 और सर्कुलर डिविजन्स कितने हैं 50। क्या ये वैल्यू किस में आनी चाहिए, एमएम में आनी चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं दिस कम्स आउट टू बी 0.5 mm। और ये क्या है, ये है पिच। पिच क्या होती है, एक बार अगर सर्कुलर डिवीजन पूरा घूम जाए तो लेंथ मेन स्केल पे कितना चेंज आएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आ गया मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स के बारे में भी चीजें पूछी जाती हैं, छोटी मोटी चीजें पूछी जाती है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो बहुत जल्दी हो जाएंगी। क्वेश्चन कहता है कि दो बॉडीज हैं, एक है 4 किलो की और एक है 6 किलो की, tied at the ends of the massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravities. अब देखो यार, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो है कि हम भाई 4 kg के लिए फोर्स इक्वेशन लिखे, 6 kg के लिए दूसरी फोर्स इक्वेशन लिखे, इन दोनों को लिख के हम बोले कि भाई अब सॉल्व करते हैं, आसानी से आंसर निकालते हैं। लेकिन नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। हम कहेंगे कि भाई एक बात बताओ, क्या ये 6 किलो पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 6g का, और ये 4 किलो पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 4g का। ये 6 किलो चाहता है मैं नीचे जाऊं, ये 4 किलो भी चाहता है मैं नीचे
नीचे जाऊं, लेकिन जीतता तो वही है जिसके पास ताकत होती है, पावर होती है, जो बड़ा होता है। तो कौन सा बड़ा है? 6 किलो बड़ा है, 4 किलो बड़ा है, 6 किलो बड़ा है। तो किस तरफ जाना चाहिए पूरा सिस्टम? अरे भाई सिस्टम तो जाना चाहिए बड़े वाले की तरफ। तो क्या मैं कहूंगा कि एक्सेलरेशन इसका ऊपर होगा और इसका नीचे होगा। और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने का बड़ा आसान तरीका है। कैसे है भाई? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6g माइनस ऑफ 4g अपॉन 6 प्लस 4। क्या इतना समझ में आया? अगर इतना आ गया तो क्या मैं कह सकता हूं 2g अपॉन 10 या फिर g बाय 5 मेरा क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। और अगर ये एक्सेलरेशन हो गया तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो लेट अस मूव फॉरवर्ड और बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठ के आया था। एनसीईआरटी में बकायदा ग्राफ बना रखे हैं इस टाइप के, जिससे आपको समझ में आए कि रेजिस्टिविटी का वेरिएशन कैसे होता है टेम्परेचर के साथ। और अगर आपने वो ग्राफ देखा होगा तो गारंटीड आप इस क्वेश्चन को सही करेंगे, नहीं भी देखा होगा तब भी सही कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस पर्टिकुलर नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर ऑफ फॉर कॉपर। अब हमें पता है ऐसा का ऐसा ग्राफ हमारी एनसीईआरटी से उठाया गया है और बोला क्या जा रहा है यहाँ पे कि मेटल के अंदर टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन आता है रेजिस्टिविटी में। अब हमें अच्छी तरीके से पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। और रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ये तो पक्की बात है। और जैसे ही हमें ये समझ में आया, क्या हम कह सकते हैं ये ग्राफ तो खत्म हो गया। और कौन सा ग्राफ खत्म हो गया? ये ग्राफ खत्म हो गया। इसके दोनों में क्या हो रहा है? टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कम हो रही है, इसीलिए फर्स्ट एंड थर्ड विल बी रॉन्ग। अब बात करते हैं सेकंड एंड फोर्थ की। सेकंड में लीनियर वेरिएशन है और फोर्थ में नॉन लीनियर वेरिएशन है। अब सोच के देखिए, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो उस बेसिस पे कुछ नॉन लीनियर वेरिएशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा। हेंस ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। द फाइनल आंसर वुड बी ऑप्शन 4। चलिए आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक चार्ज्ड पार्टिकल है विच इज हैविंग अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 into 10 to the power minus of 4 meter per second is in an electric field of 3 into 10 to the power minus of 10 volt per meter। उसकी मोबिलिटी हमें निकालनी है। तो क्या हमें पता है कि जब मोबिलिटी की हम बात करते हैं तो मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी होती है म्यू। म्यू क्या होता है? म्यू होता है VD अपॉन E। क्या ये पता है? और अगर हमें ये पता है तो VD कितना है बच्चों? सो VD है हमारे पास 7.5 into 10 to the power minus of 4। क्या इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता ही है, विच इज इक्वल टू 3 into 10 to the power minus of 10। एंड ऑन सॉल्विंग दिस क्या मैं लिख सकता हूं? 2.5 into 10 to the power, कितना लिखूंगा? 10 to the power minus 10 को ऊपर ले जाओ तो कितना बचेगा? +6। करेक्ट। 6 ये किस में आ जाएगी वैल्यूज? ये सारी सारी जो ऐसा यूनिट उसमें दे रखी है 2.5 into 10 to the power 6। लुकिंग एट द ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन 3। क्या इतना सबको समझ आया? अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं। द सॉलिड्स व्हिच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो क्या होता है? मेटल्स का तो बढ़ता है, सेमीकंडक्टर्स का क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स का कम होता है। और इंसुलेटर्स का क्या होगा? अगर मैं कहता हूं कि कुछ इंसुलेटर्स ऐसे होंगे जिनके अंदर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए तो मैं मानता हूं कि उनका भी नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब भाई मेटल्स तो नहीं होगा, इंसुलेटर्स ओनली है तो भी नहीं होगा, सेमीकंडक्टर्स ओनली है तो भी नहीं होगा, कुछ कुछ इंसुलेटर्स के अंदर भी हो जाता है। इसीलिए मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1। ठीक है, आगे बात करते हैं। लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लैम्डा नॉट है तो मेरी जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो है 3 लैम्डा बाय 2। इज इंसिडेंट ऑन द फोटोसेंसिटिव मटेरियल। What will be the photoelectric emission if the frequency is halved and the intensity is double? अब एक चीज मुझे बहुत अच्छी तरह समझनी पड़ेगी। वो पॉइंट क्या है? वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि भाई एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं लैम्डा मेरी फ्रीक्वेंसी है ना, तो लैम्डा मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। मैंने क्या किया? 1.5 टाइम्स उसकी दे दी, यानी कि मैं कहता हूं कि मेरे पास जो वर्क फंक्शन है सपोज, तो वर्क फंक्शन के अंदर h म्यू नॉट मेरे पास जो है फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड वाली। अब जो मैंने एनर्जी दी वो कितनी दी? जो मैंने एनर्जी दी वो दी h इंटू 3 म्यू नॉट बाय 2। इतनी एनर्जी दी मैंने। सो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी E माइनस ऑफ 5।
ठीक है। अब क्वेश्चन में बोलता है व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ। अरे बच्चों, अगर फ्रीक्वेंसी को मैं हाफ कर दूं, अगर फ्रीक्वेंसी को मैं हाफ कर दूं तो कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी? 3μ0/4 हो जाएगी। अब अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ही कम हो गई तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सकता है क्या? अरे बेवकूफ बना रहा है क्वेश्चन में। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्या इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी सिंपल वाला क्वेश्चन है, डायमेंशन का क्वेश्चन है, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि जब मैं डायमेंशंस की बात कर रहा हूं तो स्ट्रेस है क्या? तो जब मैं बात करता हूं स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस होता है मेरे पास, क्या होता है मेरे पास? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या ये फोर्स अपॉन एरिया होता है? और अगर ये फोर्स अपॉन एरिया होता है तो क्या फोर्स की वैल्यू होती है, फोर्स के डायमेंशंस होते हैं ml(t)-2 अपॉन L2। तो क्या इसको मैं लिखूंगा ml-1t-2 एंड दिस वुड बी द फाइनल आंसर दैट आई कैन मैच विद द ऑप्शंस। चलिए तो देखते हैं। सो मुझे दिख रहा है कि भाई ऑप्शन 1 तो एकदम करेक्ट लग रहा है, बाकी सब गलत हो गए। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे बात करते हैं। एसी सर्किट से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एसी सर्किट से क्वेश्चंस अगर आपको फेजर डायग्राम्स का आइडिया है तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा जाता है एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, इट्स कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज सोर्स, व्हेन L is removed from the circuit the phase difference between the current and the voltage is π/3। सो क्या मैं कह सकता हूं फेज डिफरेंस जब L रिमूव कर दिया जाएगा तब क्या होगा? XC/R, करेक्ट। और यहां पे कितना बोला है? π/3 यानी कितना होता है? 60 डिग्री। यानी क्या इसकी वैल्यू है? √3। यानी क्या मुझे बता दिया गया कि XC की वैल्यू आपको गिवन है R√3। क्या इतना अंडरस्टूड है? अगर इतना अंडरस्टूड है तो अब बात करते हैं कुछ नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या बोलता है। नेक्स्ट बोलता है इफ इंस्टेड C is removed from the circuit the phase difference is again π/3 between the current and the voltage, the power factor of the circuit is। ठीक है भाई, तो अब बोलता है कि tan of alpha मतलब is equal to XL/R which is again √3 implies XC is equal to कितना आ जाएगा? R√3 आ गया, सॉरी XL। तो क्या XL और XC की वैल्यू दोनों की इक्वल है? अब हमसे क्या पूछा है? पावर फैक्टर पूछा है भाई। तो क्या पावर फैक्टर के लिए मुझे पता है कि cos of phi इज इक्वल टू R/Z होता है, बट मेरे को Z की वैल्यू तो आराम से निकाली जा सकती है। R² प्लस XC माइनस ऑफ XL का होल स्क्वायर कितना आता है भाई? ये R आता है। तो क्या इसकी वैल्यू हो गई 1, यानी पावर फैक्टर की वैल्यू हो गई 1। और अगर पावर फैक्टर की वैल्यू 1 हो गई तो मेरे पास आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4 हो गया। अब अगर इतना समझ में आ गया है तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का है। बहुत ही ट्रिवियल चीज है, बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन पता होनी चाहिए। पता क्या होना चाहिए इसमें? पता ये होना चाहिए कि अगर मैं दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करता हूं जिसमें से एक का सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है और दूसरे का कम है, तो जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो उसमें से जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अंदर जिस नंबर के अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स थे वही फॉलो होगा। कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक है 9.99 जिसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, एक है 0.0099 इसमें 3 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो जो नेट आंसर आएगा वो सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर में दूंगा मैं। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं। सो क्या मैं लिख सकता हूं कि भाई 9.99 माइनस ऑफ 0.0099 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो व्हाट डू आई गेट? 9.981, सही कर रहा हूं ना भाई? ये हो जाएगा हमारा 801, ठीक है ना। अब ये तो हमारा टोटल आंसर आया, लेकिन फाइनल आंसर नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई हमें तो सिर्फ कितने ही चाहिए, तो हमें तो 3 ही चाहिए। यानी जब मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 9.98 मीटर, which makes option 3 as the final answer, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। Now let us talk about the second one, the next question। एक कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एयर के अंदर है 6 माइक्रोफैरेड। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स 30 माइक्रोफैरेड। द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज। अब हमें क्या पता है? हमें पता है कि भाई अगर कैपेसिटेंस C है हवा के अंदर और मैं किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी ले आऊं तो क्या मैं कहूंगा उसकी वैल्यू होगी K इंटू C, या यूं कहूं इसको थोड़ा सा और ढंग से लिखूं तो μR इंटू C। अब C की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में विच इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड, और
म्यू आर इंटू सी की वैल्यू भी गिवन है विच इज 30 माइक्रोफैरेड, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं म्यू आर की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। हमसे पूछा जा रहा है म्यू की वैल्यू कितनी होगी, जो कि होगी 5 ऑफ म्यू नॉट के बराबर, विच इज नथिंग बट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 7 के बराबर। क्या इतना समझ में आया? अच्छा, 5 इंटू 4 कितना होता है बच्चों? 20 होता है। 20 इंटू पाई कितना होता है? 62.8 होता है। करेक्ट। सो क्या मैं कह सकता हूं 62.8 इंटू 10 टू द पावर कितना लिखूंगा यहां पे? माइनस ऑफ 7। सही है क्या ये? देख लो एक बार, फटाफट देख लो, फटाफट देख लें इसको। क्या सबको इतना एकदम क्लियर है? अगर क्लियर है तो बताइए फिर आंसर क्या होगा भाई। अच्छा, एक चीज रुक जाइए, यहां पे हमने एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। हमने म्यू यूज कर रखा है, यहां पे आएगा ई आर। देखो ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक होती है, आपको ध्यान रखनी है कि आपसे ना हो जाए ये छोटी छोटी मिस्टेक, क्योंकि मैं तो एक बार करेक्ट कर दूंगा, लेकिन अगर आपसे मिस्टेक हो जाएगी तो करेक्ट करने के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ जाएगा, और वो 1 साल का इंतजार बहुत मुश्किलों वाला होता है। तो ई आर इज इक्वल टू ई अपॉन ई नॉट 8.85 into 10 to the power minus of 12, and on solving this कितना आएगा बच्चों? So इसको सॉल्व करेंगे तो we get this value 8 into 5 is 40, तो 0.44 into 10 to the power minus of 13। यहाँ पे जो भी SI यूनिट आएगी आपकी वो आ जाएंगी। तो लुकिंग एट दिस, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया है, और अगर इतना समझ में आ गया है तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर है। इसका चार्ज कितना है? 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 7 कूलम रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। अब मुझे क्या बोला गया? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो हमें क्या निकालना है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी? 9 इंटू 10 टू पावर 9। क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू की वैल्यू 3.2 इंटू 10 टू पावर 7 हो गई, माइनस 7 हो गई, अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.15 का स्क्वायर हो जाएगी। करेक्ट और नॉट? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हाउ मच आई गेट? आई विल गेट दिस एज 9 इंटू 3.2 अपॉन 15, और 15 को अलग अलग लिख देते हैं ना, और जो 10 टू द पावर है वो सब ऐसा लिख देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 10 टू द पावर 2, और यहां से निकल के आएंगे 2 2 4 6। ठीक है। सो इफ आई सॉल्व दिस, यहां से आएगा मेरे पास 5, यहां पे आएगा मेरे पास 5, ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, सो 12.8 इंटू 10 टू द पावर 4। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो 1.28 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना भाई। तो लुकिंग एट द ऑप्शंस, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। अब हमें पता है जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज रिटन एज a टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी, वेलोसिटी इज रिटन एज a टाइम्स ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन इज रिटन एज माइनस ऑफ a टाइम्स ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहां से हम बहुत ही इजीली एक चीज देख सकते हैं कि जब मैं बात करता हूं पोजीशन और वेलोसिटी की तो वी हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2, लेकिन जब मैं बात करता हूं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की तो इनके बीच में भी फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट पोजीशन और एक्सेलरेशन तो इनके बीच का फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, यानी नेट कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा पाई। यानी लुकिंग एट द ऑप्शंस, ऑप्शन 2 क्या हो गया हमारा? एकदम करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द ब्रूस्टर्स एंगल IB फॉर एन इंटरफेस शुड बी। अभी ब्रूस्टर्स एंगल होता क्या है? ब्रूस्टर्स एंगल वह एंगल है जिसपे अगर लाइट एक डेंसर मीडियम पे स्ट्राइक कर रही है तो वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो जो अगर पोलराइज लाइट अनपोलराइज लाइट होगी तो वो पोलराइज हो जाएगी। थोड़ा सा इसको डायग्राम बना के समझ लेते हैं हम लोग। सो अगर मैं कहता हूं कि यहां पे
यह एक डेंसर मीडियम है, यह एक रेयरर मीडियम है। एक लाइट रे आती है और यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल जिसको हम ब्रूस्टर्स एंगल कहते हैं उस पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये वाली थी अनपोलराइज्ड लाइट और यहां पे आती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो हम कहते हैं कि भाई tan ऑफ आई ब्रूस्टर्स एंगल इज इक्वल टू म्यू। क्या इतना समझ में आया? अब इतना तो आपको पता ही है कि अगर डेंसर मीडियम की बात कर रहा हूं तो एयर से डेंसर है, यानी कि ये किससे ज्यादा होना चाहिए? अरे भाई म्यू की वैल्यू तो गारंटीड 1 से बड़ी होनी चाहिए, और अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए तो आई बी की वैल्यू किस से किसके बीच होनी चाहिए? ऑटोमेटिकली ये π/4 से इंफिनिटी तक भी चली जाएगी, तब भी π/2 के अंदर ही रहेगी। तो ये मेरे पास फाइनल वैल्यू आ गई। लेट अस लुक एट द ऑप्शंस। तो मेरे पास ऑप्शन 4 एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है The increase in the width of the depletion region in a PN junction diode is due to। अब जब मैं PN junction diode की बात कर रहा हूं तो वो क्या होता है बेसिकली? मेरे पास एक PN junction है, PN है और यहाँ पे कुछ डेप्लीशन लेयर है। अब सोच के देखें यहाँ पे क्या है? ये है सपोज P, ये है सपोज N, तो यहाँ पे खूब सारे होल्स वगैरह हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? जंप मार रहे हैं यहाँ से। तो जब जंप मार रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? एक्सेस इलेक्ट्रॉन के कारण, और यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस तरफ, या इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम इस तरीके से कर देते हैं कि अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और जमा कर दूं तो डेप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी, और अगर राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज जमा कर दूं तो डेप्लीशन लेयर फिर से बढ़ जाएगी। तो क्या मैं कहूंगा, अगर मैं इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव यानी फॉरवर्ड बायस कर देता हूं तब तो डेप्लीशन लेयर कम होगी, क्योंकि पॉजिटिव यहां से जाएगा इस तरफ तो ये कम हो जाएगी। यानी ये फॉरवर्ड बायस का तो नहीं हो सकता, बट व्हाट अबाउट नेगेटिव रिवर्स बायस? रिवर्स बायस में बढ़ेगी। सो क्या मैं कहूंगा फॉरवर्ड बायस ओनली बढ़ानी है हमें? गलत। रिवर्स बायस ओनली करेक्ट। इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट? नो। बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स? गलत। सो रिवर्स बायस में ही बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? ये कहता है कि एक 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है जो कि कनेक्ट किया जाता है 200 वोल्ट से 50 हर्ट्ज एज एसी सप्लाई। द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज नियरली। सो हमें कैपेसिटेंस दे दिया, कितना दिया? 40 माइक्रोफैरेड। फिर क्या बोला गया? हमें बोला गया कि वोल्टेज जो है वो है 200 वोल्ट का, और फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी गिवन है? 50 हर्ट्ज गिवन है। हमें आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछी हुई है, तो क्या हम आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को लिख सकते हैं V अपॉन XC? क्या इसको मैं लिख सकता हूं V इंटू ओमेगा C? V की वैल्यू है 200, ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 100 पाई। कैसे निकालिए? 2 पाई f से इंटू C विच इज 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6। चलिए भाई इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी? सो 1 2 3 4 तो खत्म, 5 भी खत्म, तो क्या बचेगा? 4 इंटू 2 8 पाई बाय 10। कितना सॉल्व करने पे आता है ये? 8 इंटू 3 24 थोड़ा सा बड़ा आना चाहिए ये भाई। सो 2.5 एम्पियर्स आना चाहिए, ठीक है। तो लुकिंग एट द ऑप्शंस, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक गिटार है जिसमें 2 स्ट्रिंग्स हैं A and B मेड अप ऑफ सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूसेस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 6 हर्ट्ज की। व्हेन टेंशन इन B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 hertz. If the frequency of A is 530 hertz, the original frequency of B will be। अब हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ B के बारे में कमेंट करना है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सोचें। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, A की फ्रीक्वेंसी 630 दे रखी है, तो भाई अगर 630 दे रखी है तो 2 ऑप्शंस पॉसिबल है। कौन कौन से ऑप्शंस पॉसिबल हैं 6 के साथ? एक हो सकता है 636, एक हो सकता है 624, करेक्ट। अब मुझसे क्या बोला गया कि B की टेंशन डिक्रीज कर दी गई। अगर B की टेंशन डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो 636 से
अगर डिक्रीज होगी बच्चों, अगर यहां से सपोज 635 पर आ जाती है तो क्या यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। बट अगर 624 से डिक्रीज करेंगे तो 623 पे आ जाएगी, तो यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? यहाँ पे तो बढ़ रही है। और अगर यहाँ पे बढ़ रही है तो क्या यहाँ पर भी क्वेश्चन के हिसाब से बढ़नी चाहिए? यानी ये मेरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये 5 है, 6 नहीं है, तो यहां पे आएगा 5, यहां पे आएगा 5, यहां पे आएगा 5, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3 बन जाएगा मेरा परफेक्ट आंसर। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्सेलरेट कराया फ्रॉम रेस्ट, रुका हुआ था उसको दौड़ाना चालू कर दिया थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.227 into 10 to the power minus of 2 नैनोमीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज। अब हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो क्या मुझे पता है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाली वैल्यू होती है वो होती है 1.227 अपॉन अंडर रूट ऑफ v। क्या इतना पता है? अगर आपको इतना पता है तो क्या यहां से आप आराम से वैल्यू ऑफ v निकाल सकते हैं? क्या लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 1.227 into 10 to the power minus of 2, तो v की वैल्यू कितनी आ जाती है? 10 to the power 4, और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब वैसे तो ये बेसिक एक फॉर्मूला, एक एक्सप्रेशन टाइप का है जो जिसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें वो याद करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ये मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस का मतलब क्या होता है। फ्री पाथ का मतलब होता है जब गैस आराम से गैस के पार्टिकल्स आराम से चल रहे हैं विदाउट टक्कर, आराम से फ्री है वो, लेकिन टक्कर हो जाती है तो दोनों के बीच के हिस्से को बोलते हैं हम फ्री पाथ। अब ऐसे फ्री पाथ अलग अलग पार्टिकल्स के लिए अलग अलग समय के लिए अलग अलग होंगे, तो ऐसे सभी पाथ्स को हम लोग ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पाथ कर देते हैं, तो क्या आता है? मीन फ्री पाथ। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और इसकी जो वैल्यू लिखते हैं वो लिखते हैं 1/√2 पाई n इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां पे लैम्डा तो मीन फ्री पाथ है, n जो है नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट, नंबर डेंसिटी बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और d क्या है? डायमीटर है। तो लुकिंग एट द ऑप्शंस कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्या इतना सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन है इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद अ वॉल्यूम ऑफ 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज। अब हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो क्या मुझे पता है कि भाई वॉल्यूम जो गिवन है वो गिवन है 0.2 मीटर क्यूब, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना वो गिवन है 5 वोल्ट थ्रू आउट। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आप सोच के देखो, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदल ही नहीं रहा तो काहे की मैग्नेटिक फील्ड? तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तभी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है इस पूरे वॉल्यूम के अंदर। हेंस द करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन 2। क्या इतना समझ में आया सबको? अगर समझ में आया तो हम क्या करते हैं, इस 2020 का जो पार्ट है ये बहुत बड़े लेक्चर्स हो जाएंगे, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिए, और इसके बाद वाले पार्ट में आप नीट 2020 के बचे हुए क्वेश्चंस देखेंगे सॉल्व करते हुए। सो प्लीज इस पर्टिकुलर चीजों को अच्छी तरीके से देखें, उनको समझें। अगर आपको लगता है ये आपको फायदा दे रहे हैं तो इसको लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ को शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा चैनल को। साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियोस डालता हूं उसके नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्टली पहुंचेंगे, तो आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।